मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हर बहुजन तक ये आवाज़ पहुँचाइए क्योंकि हमें ये चीज़ देखना है दोस्तों कि जब भी हमारी बातें की जाती है, हमको थोड़ी-सी भी हमारी हल्की-सी भी बात की जाती है, तो कैसे ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो है पूरे ज़ोरों-शोरों से विरोध करने आ जाते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में हमारे लिए क्या बातें चल रही हैं या किस चीज़ का विरोध हो रहा है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी डिबेट करने आते हैं, जो बाहर से जो भी डिबेट करने आते हैं, जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए हम समय ना गँवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। प्रोफ़ेसर विक्रम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबको। क्रांतिकारी जय भीम। जी। प्रोफ़ेसर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रोफ़ेसर हैं और अभी जो माहौल एक क्रिएट किया गया है, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं और उसका बड़े ज़ोरों-शोरों से जो अपने को तथाकथित जिनके सरनेम होते हैं चौबे, दुबे और इस तरह के जो ब्राह्मणवादी सरनेम हैं, इस तरह के लोग ही विरोध कर रहे हैं। इन्हीं के नाम अक्सरहाँ सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये यूजीसी के नए नियम में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा मनुवादी और ब्राह्मणवादी ग्रुप जो है वो विरोध करने पे उतरा हुआ है। क्या इससे बहुजन समाज को कुछ फ़ायदा मिल रहा है या क्या चीज़ है ये? जी। धन्यवाद साइंस जर्नी भाई। मैं इसके बारे में डिटेल मेरे हाथ में यूजीसी के जो नियम गाइडलाइन हैं वो मेरे हाथ में ही हैं और ये 13 जनवरी 2026 को भारत का गजेटियर ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो सचिव हैं मनीष जोशी, उनके नाम से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन का जो पहला हिस्सा है वो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तीसरा हिस्सा इसका डिफिनेशन है जिसपे सबसे ज्यादा इसी पे जो तथाकथित अपर कास्ट के लोग हैं इसी हिस्से पे जो 3C का रूल है और डिफिनेशन का जो हिस्सा है ABC, तो C पे ही ज्यादा बवाल मचा हुआ है और C पे ही PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसमें कई डिफिनेशन दिया गया है कि यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं और जो शेड्यूल कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ है। इसमें तरह तरह के इक्विटी कमिटी जो गठित की उसके बारे में है और ये तीसरा हिस्सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा इसका हिस्सा है ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, समानता को प्रमोट करने के लिए चौथा हिस्सा बनाया गया है। पांचवा हिस्सा है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की सिफारिश की गई है ये है। और छठा हिस्सा इसका ये है कि इसमें कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमिटी में कौन कौन लोग होंगे इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद चौथा हिस्सा में गवर्निंग बॉडी के बारे में है। पांचवा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने का, छठा जो मैंने अभी बताया। सातवां इस कमिटी में कौन कौन लोग होंगे अदर देन जो इक्विटी ऑफिस बनेगी। उसके बाद आठवां हिस्सा है टर्म एंड कंडीशन है कि इसमें कितने साल की सजा होगी, इसके बारे में बताया गया कितने साल में देने होंगे। नौवां हिस्सा है कि सजा के ही बारे में, कोरम के बारे में बात की है। 10वां हिस्सा द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में क्या क्या फंक्शन होंगे, इस फंक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 11वां हिस्सा है कि इसमें जो इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की गई है, जो इसको देखभाल करेंगे। उसके बाद 12वां हिस्सा है इसी के कमिटी है। उसके बाद जो छठा हिस्सा है जो मुख्य हेडलाइन में है, इक्विटी हेल्पलाइन है। एक हेल्पलाइन की गठन किया गया है जिसके बारे में चर्चा है काफी जोरों से। 7वां है मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी, क्या क्या तौर तरीके अपनाए जाएंगे इस संदर्भ में, इसमें ये डिस्कशन किया गया है क्या क्या होगा।
और उसके बाद 8वां हिस्सा है द प्रोसीड्यूस ऑफ द केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का जो कोई घटना घटती है तो उस घड़ी क्या क्या इसमें नियम होने चाहिए, क्या क्या इसमें डिसीजन लिया जाना चाहिए। 9th हिस्सा है अपील, एक व्यक्ति अपील कहाँ करेगा। और 10वां हिस्सा है मॉनिटरिंग, जो इसका जो तीसरा और 10वां बहुत इम्पोर्टेंट है कि मॉनिटरिंग करने के लिए जो पहले की यूजीसी गाइडलाइन में ये हिस्सा नहीं है। तीसरा और 10वां हिस्सा पहले की जितनी भी यूजीसी गाइडलाइन आई हैं, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम था वो आमतौर पे यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो नहीं है। और 10वां है कि अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज इस तरह के नियम्स को कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उनको क्या क्या सजा मिलेगी, ये है। और नीचे लास्ट में मनीष जोशी सेक्रेटरी का नाम दिया हुआ है। आपको ये बताता चलूं कि इस जो कमिटी बनी है, इसका पार्लियामेंट्री कमिटी में दिग्विजय सिंह थे जो इसके चेयरपर्सन हैं, जो ठाकुर बिरादरी से हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं आप, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये इसके चेयरपर्सन हैं। और इसके बाद ये जो यूजीसी के जो सदस्य लोग हैं वो हैं, जिसमें एक एससी के सदस्य हैं, बाकी जनरल कैटेगरी से हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज्यादातर अपर कास्ट के हैं, और एक एससी के हैं मेरे ख्याल से, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा, इसके बाद मूक नायक में एक खबर के अनुसार कि इस जो ये आया है, बहुत से लोगों को ये लगता है, मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले आए हैं, जो बहुत कंफ्यूजन है और बहुत अप्रकाश को लोग इसका जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। कुछ हद तक विरोध कर भी सकते हैं। ये इसको लाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रेशर है, क्योंकि पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी ने सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां के पिटीशन पे लगातार इंजेक्शन आते रहे, लगातार गाइडलाइन आते रहे, और सभी गाइडलाइन में कुछ न कुछ कमियां रहती थी, और उन्हीं कमियों को सुधारने के बाद यह गाइडलाइन आया है। तो इसका ज्यादा तरह से सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए और पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाना चाहिए। आप इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को सरकार का हिस्सा मान सकते हैं, कुछ हद तक नहीं भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप भारत सरकार का हिस्सा मानते हैं या क्या? मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो इनके पहले के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनको क्या एडवाइस किया है, नहीं किया है? तो ये इस तरह के मैटर को ये समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार का मुद्दा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुद्दा है। मेरा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना होता और रोहित वेमुला और पायल तड़वी का त्याग ना होता, आत्महत्या की घटनाएं ना होती, तो शायद ये इस तरह के जजमेंट नहीं आ पाते। और भी कहानियां हैं, लेकिन जो इसके इमीडिएट रीजन समझ में मुझे आता है वो ये कि पायल तड़वी और रोहित वेमुला की वजह से और सुप्रीम कोर्ट पे लगातार प्रेशर की वजह से इस तरह के मुद्दे आए हैं। तो हम बहरहाल उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैं आपको एक बात और बताते चलता हूं कि इस जजमेंट के पहले, इस पार्लियामेंट्री इस कमिटी के पहले मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो लगातार इस तरह के मुद्दे को मैं 2019 से ये मुद्दा उठा रहा हूं। सुबह ही मेरे पास मेरे गांव से कुछ लोगों का फोन आया, मुझे मुबारकबाद दिए कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से इस तरह का मुद्दा आया है। तो मैं पर्सनली, मेरा प्रयास नहीं है, बहुत लोगों का, लेकिन हालांकि मैंने बहुत जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, और इस हमें कई सुकोज नोटिस भी मिला। इसके बाद मैं एससी कमीशन दिल्ली गया, वहां से मुझे
इस तरह के मैंने नोटिस मिली, यूनिवर्सिटी को नोटिस गया था। मैं यह बात 2019 से कह रहा हूँ और इसके पीछे जेएनयू जामिया का अनुभव मेरे पास है। मैं हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जब तेलंगाना मूवमेंट आंदोलन चल रहा था, तब भी बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे थे। उस घड़ी भी मैं गया था, लोगों से इंटरेक्ट किया था और बचपन से लेकर के अब तक मैंने कई 100 बच्चों से मिला। लगभग सबसे ही जो बहुजन समाज के बच्चे होते थे, लगभग सबका अपना अपना अलग अलग दुख है इस मुद्दे पे। और सभी लोगों ने मुझे ये बताने की कोशिश किया कि उनके साथ कहीं प्रैक्टिकल में नंबर काट दिया जाता था, जाति देख कर नंबर काट दिया जाता था। ये केवल हायर एजुकेशन की बात नहीं है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के बीए तक, टिल बीए तक, इंटरमीडिएट तक लगभग सभी का दर्द है और कोई राज्य इससे बचा नहीं है। ना यूपी बचा है, ना बंगाल बचा है, क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो बंगाल में ही हुई है। तो ना बंगाल बचा, ना यूपी बचा, ना झारखंड बचा, नॉर्थ इंडिया नहीं बचा, साउथ इंडिया नहीं बचा। बहुत वाइडली मैंने ट्रैवलिंग किया है, तो सबके अनुभव के आधार पे यह बातें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास कई जैसे इसके थ्रोट कमिटी रिपोर्ट है, 2010 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट मेरे पास ये रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट पड़ी है। इस रिपोर्ट के आधार पे जो ये क्लेम करते हैं, ये रिपोर्ट इसके थ्रोट कमिटी रिपोर्ट है, 77 पेज की रिपोर्ट है। इस सभी रिपोर्टों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के लिए बनाया गया। फिर हमारे पास मंडल कमीशन का यह रिपोर्ट है। ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ कास्ट की बात कही गई है। तो हम लोग बीच में चर्चा करते करते मंडल कमीशन के रिपोर्ट की बात करेंगे और जातीय जनगणना की भी बात करेंगे जो वर्तमान समय में चल रहा है। सबसे पहले यूजीसी की बात करते हैं। इसको लाने से पहले, इस नियम को लाने से पहले आखिर ऐसी क्या घटनाएं घटी, यूजीसी को क्यों ऐसे लगने लगा। पायल तड़वी के अतिरिक्त की बातें, तो यूजीसी लगातार सुसाइड की बातें चल रही थी। खुद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी को हलफनामा दायर किया। हलफनामा में सभी जो लोग हैं, पूरे भारत के लोग, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी, कई बार तो हमारे ही जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे, उनमें बड़ा कंफ्यूजन है। उनको, उनके माइंड को मोबिलाइज कर दिया जाता है कि आपस में लड़ाने का कार्य चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट ये यूजीसी का रिपोर्ट है और जिसको वाइडली द वायर ने, द मुक नायक ने, सभी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, एनडीटीवी ने, सभी ने कवर किया और ये बताया कि ये शासनकाल भी आदरणीय मोदी जी का ही है। 2019 से 2020 के बीच में यूनिवर्सिटीज में जो कास्ट बेस्ड रिपोर्टिंग हुई थी, वो 173 रिपोर्टिंग हुई थी 2019 से 2020 के बीच में। उसके बाद 2020 से 2021 में यह 182 कास्ट के इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हुई थी। उसके बाद 2021 से 2022 के बीच में 186, 2022 से 2023 के बीच में 241, 2023 से 2024 के बीच में 378। टोटल इन दिनों का जो रिपोर्टिंग है 1160 है। परसेंटेज में 118 पॉइंट बताया गया है कि 118% की जो रिपोर्टिंग बढ़ी है कास्ट इंसिडेंट के। ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस की बात है जिसको खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने माना है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और इन तमाम लोगों को जो कभी ये मानते ही नहीं थे कि इस देश में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाति की घटनाएं घटती हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कभी ये बात नहीं मानते थे कि यूनिवर्सिटीज में घटनाएं घटती हैं और यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं, संबद्ध कॉलेज हैं, वो भी कभी नहीं मानते थे कि हमारे यहाँ पे कास्ट की घटनाएं घटती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो 118% बताया जा रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा, मतलब
हर पल पे ये घटनाएं घटती हैं, जाति के आधार पे घटनाएं घट रही हैं। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे घटनाएं घटती हैं, जिसको पहली बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़े खुले शब्दों में माना। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो विवाद, देखिए इस पे विवाद की शुरुआत इन लोगों ने कहाँ से शुरू किया है। ये राजपूत समाज है। उसके बाद फॉरवर्ड प्रेस में ये फॉरवर्ड प्रेस में एक लेख छपा है, क्या है, यूजीसी रेगुलेशन, जिसका अगड़ी जातियों का विरोध है। मुक नायक ने भी 2-3 लेख इसमें प्रकाशित किए हैं। और इसमें जो मैंने डेटा बताया, इस डेटा के साथ इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपर कास्ट के लोगों ने, तथाकथित अपर कास्ट के लोगों ने यस4 नामक एक संगठन का गठन किया है। संगठन यस4 का मतलब हुआ है सवर्ण फोर। सवर्ण फोर में इसमें जयपुर में करणी सेना एक है, दूसरा ब्राह्मण महासभा है, दूसरा कायस्थ महासभा है, और तीसरा वैश्य संगठन। ये 4 लोगों ने मिलकर के सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है। इनके बैनर तले इसका विरोध किया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। इसमें स्वामी आनंद स्वरूप हैं। इन्होंने कहा कि आज यदि सवर्ण समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो पतन निश्चित होगा, और यदि एक हो गए तो घनानंद का विनाश हो जाएगा। इस तरह के तर्क दे रहे हैं। राजपूत समाज ने बकायदा एक मैंने पोस्टर ही जारी किया है कि किन किन मुद्दों पे इसका विरोध होगा। ये दिल्ली के रहने वाले हैं मनोज तिवारी, मतलब भोजपुरी गायक हैं, दिल्ली के राज्य के भाजपा अध्यक्ष थे। उनके ट्वीट से भी कई ट्वीट प्रकाशित हो रहे हैं। उसके बाद भाजपा के ही कई बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आपके बिहार से भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, और लगातार इस तरह के शुभम शुक्ला नामक कोई लड़का है जो लगातार अगेंस्ट में ट्वीट निकाल रहा है और कह रहा है कि ये गलत होगा। आप एक बार ध्यान दीजिए, विरोध करने वालों में ज्यादातर जो ब्राह्मण समाज के ही लोग, ब्राह्मणवादी, हाँ तथाकथित, ये लोग ज्यादा लोग शामिल हैं, और कायस्थ को और कुछ लोगों को करणी सेना को आगे कर रहे हैं। मैं इन पे बहस करूंगा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने तो कायस्थ को भी शूद्र समझा है। आपका चंद्र से इनको में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है। सुभाष चंद्र बोस को, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने शूद्र ही समझा। तो जो कायस्थ समाज के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले कि वो अपने आप को अपर कास्ट न समझें, वो अपने आप को शूद्र समझे। इन्हीं के मनुस्मृति में, इन्हीं के पुराणों में आपके खिलाफ बातें लिखी गई है। और राजपूत समाज जो करणी सेना बना के घूम रहे हैं, उनको भी ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन हमेशा से अपमानजनक ही हिस्ट्री में रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए अभी तक, नहीं बन पाए। और ये सब ब्राह्मण, तो ये आपके कलई खोलने के लिए काफी है। और आपके राजेंद्र प्रसाद को तो पैर धुलना पड़ा ब्राह्मणों का, तब जाके ब्राह्मणों ने दिया। विवेकानंद को भी ब्राह्मण समाज ने बहिष्कृत किया शिकागो। तो ये जो आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था, तो उस वक्त भी ओबीसी समाज से बहुत से लोग कूद गए कि अरे हमारे खिलाफ हो रहा है। और जिन लोगों ने अपनी जान दी और जिन लोगों ने सब कुछ किया, उसमें ज्यादातर लोगों को अब समझ में आ रहा है कि तो हमारे पक्ष में था, हम ही भड़क करके चले गए, उनके बहकाव में आ गए। तो बहका कौन रहा था? ब्राह्मण समाज भड़का रहा था। तो ब्राह्मण समाज तो पर्दे के पीछे से खेल खेलता है और उनको समझ में नहीं आता। और लाइफ लॉन्ग ये जो नियम है इसमें ओबीसी SC ST के सपोर्ट में है ये नियम। हाँ, तो ये मैं उसी चर्चा कर रहा हूँ। पहले आपको ये डिफिनेशन जो जिसका सबसे ज्यादा ये लोग विरोध कर रहे हैं वो है, देखिए 3 नंबर डिफिनेशन में C नंबर है। ये कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, जो डिफिनेशन दिया है,
discrimination only on the basis of caste or tribe against the member of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. इस पे इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास को क्यों जोड़ा गया है। अपर कास्ट का सबसे बड़ा इल्जाम है कि बैकवर्ड क्लास को क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास भी तो जातिगत भेदभाव करता है एससी एसटी से, ऐसा इनका कहा जाता है। तो मैं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन इनको बताना चाहता हूं कि जातिगत भेदभाव कोई भी करेगा उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा, जैसे हर जगहों पे इसका प्रावधान है। आप किसी भी कम्युनिटी को, यदि कास्ट बेस्ड आप गतिविधियां करते हो तो हो सकता है आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट न लगे, लेकिन आपके खिलाफ पैनल बैठेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपके साथ नहीं होगा, या विभिन्न जातियों के अंतर्गत भी जो समस्या है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए बाकायदा टूल बने हैं, पहले भी बने थे, आज भी बने हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है और बैकवर्ड क्लास के नाम पे भड़काया जा रहा है अपर कास्ट के द्वारा, वो गलत किया जा रहा है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी इसी मुद्दे पे दिया कि बैकवर्ड क्लास का नाम क्यों आया है। क्या बैकवर्ड क्लास के लोग जातिगत भेदभाव नहीं करते? तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा, और जो जज साहब हैं निश्चित तौर पे इसको संज्ञान लेंगे कि ये इनके साथ ये जो आरोप लगाया गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलत है कि जो बैकवर्ड कास्ट ये तो पहला यहाँ क्लास लिखा है, मुझे क्लास कहने में दिक्कत है कि ये क्लास क्यों लिखा है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो बैकवर्ड कास्ट होना चाहिए, क्लास नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लास लिखा है, जो एक बड़ी राजनीति है कि इसको लेकर के मैं पहले भी डिस्कशन किया हूं कि मंडल कमीशन के समय में भी ये बैकवर्ड क्लास कहा गया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में जब ये मुद्दा चला था तब भी ये मुद्दा काफी गरमाया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कास्ट की बात करते हैं, ये लोग क्लास लाने की कोशिश कर, इकोनॉमिक का एंगल लाना चाहते हैं, जो कि गलत है। कास्ट ही सत्य है। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो इस पे इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि मैं मानता हूं कि ठहर नहीं पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड जो कास्ट है उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। जैसे मसलन बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कह रहा हूं, अभी हाल की ही कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसमें जैसे सबको पता है, पूरे भारत के लोगों को पता है कि इटावा में जो यादव समाज के मुकुटमणि यादव थे वो कथावाचक ही तो थे। वो यादव समाज थे, बैकवर्ड कास्ट के थे, और उनके ऊपर रेणु तिवारी नामक महिला का मूत्र विसर्जन करके पवित्र किया गया था। तो मैं उन अपर कास्ट के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुकुटमणि यादव कौन से कास्ट के हैं? क्या वो यादव ने क्या वो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं? क्या वो बैकवर्ड कास्ट के नहीं हैं? तो यादव समाज के साथ अगर इस तरह की गलतियां की जा रही हैं लगातार, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि यादव समाज के साथ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में नहीं होता? बहुत से यूनिवर्सिटीज में एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के रूप में, ज्यादातर उनको निकालने का प्रक्रिया होता है। कई यूनिवर्सिटीज में लगातार ये घटनाएं चली, हमारी यूनिवर्सिटीज में चले, जेएनयू में चला, जामिया में चला। आपने एक पॉलिटिक्स बना लिया है कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके ओबीसी समाज को निकाल देते हैं। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा घटना रोहित यादव का है, जिसका दीपक पांडे ने चोटिया खींच लिया था और वो कहा था कि यादव के लड़के, अब यादव समाज के लोग अगर कथावाचक करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तुम इस लायक नहीं हो, कुछ इस तरह की बातें कही थी। दीपक पांडे ने कहा था, वहां रेणु तिवारी ने। और इसी तरह से बांदा में किसी टीचर ने यादव के लड़के को कहा था कि तुम तो भैंस चराओ, जा करके गाय चराओ, तुम क्या कर रहे हो, ये कहा था। इसके बाद इसी तरह से मध्य प्रदेश की घटना है, जहाँ पे ओबीसी समाज की, पटेल समाज की लड़की को ये कहा गया कि तुम कथावाचक नहीं कर सकती, ये सबके सामने है। इसी मध्य प्रदेश में मुजरा करने के लिए बोला समाज, गया। हाँ, कि तुम जाके ब्राह्मण से शादी करो तभी जाकर के कथावाचक कर सकती हो। पटेल समाज की बात है।